Hello everyone. In last lecture we started with section 2.4.3 of your textbook, and that is angle of contact. So we learned the definition of angle of contact. Also we learned about the types of angle of contact, that is acute, obtuse, 0, 90, etc. In today's lecture we are going to continue this topic, that is same section 2.4.3 एंड उसका बी वाला पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, एंड दैट इज शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस. इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों है? शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस. फॉर एग्जांपल एक प्लेन सॉलिड की सरफेस है और उस सरफेस पे आपने लिक्विड के ड्रॉप को डाल दिया, किसी लिक्विड को डाल दिया, तो ये लिक्विड उस सरफेस पे जाकर ड्रॉप बनाएगा या उस सरफेस पे फैल जाएगा? क्या होगा ये चीज कि वो लिक्विड उस सॉलिड की सरफेस पे जाकर ड्रॉप बनाएगा या नहीं बनाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, सो हम लोग आज उसी टॉपिक को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, और हम लोग कुछ कंडीशंस और कुछ केसेस डिराइव करेंगे ये समझने के लिए कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूस बनेगा या कुछ और बनेगा उन दोनों के अलावा, 90 बन जाए या 0 बन जाए, कुछ और बन जाए, तो हम ये देखेंगे कि क्या लिक्विड ड्रॉप बनाएगा या नहीं, या फिर अगर किसी लिक्विड को सॉलिड सरफेस पे जाकर ड्रॉप बनाना है, ड्रॉप का शेप लेना है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं. सपोज दिस इज अ प्लेन सॉलिड सरफेस और उस पर लिक्विड का एक ड्रॉप गिरा हुआ है. ओके, अब यहाँ पर कौन कौन से आसपास मटेरियल से आप ये देखिए. सबसे पहले अगर ये सॉलिड की सरफेस है, मतलब यहाँ पर नीचे क्या है, हमारा सॉलिड है. ओके, और ये ड्रॉप कोई भी लिक्विड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ऊपर हमारा क्या है, आसपास एयर. तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और एयर, और सॉलिड और एयर का इंटरफेस है. ओके, अब हम ये देखेंगे कि इस ड्रॉप पे सरफेस टेंशन के कारण कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. वी विल सी दैट कि इस पर्टिकुलर लिक्विड ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे. तो सबसे पहला आप ये देखिए कि ये लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, तो ये लिक्विड की जो नीचे की सरफेस है और ये जो सॉलिड सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करूँ इंटरफेस पे, तो आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल का आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड में होगा और आधा लिक्विड में होगा, और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा सॉलिड में है ऑब्वियसली वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और वो उस लिक्विड को अट्रैक्ट करेगा. मतलब यहां पर एक फोर्स आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं. लेट्स से उस फोर्स को हमने माना T1. उस फोर्स को क्या माना हमने? T1. T1 इज व्हाट? T1 इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, force due to surface tension between liquid and solid interface. Force due to surface tension between liquid and solid interface. ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, इन दोनों के इंटरफेस पे फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. एंड लेट से उसको मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं T1 से. किससे? T1 से. इट विल बी अलोंग द इंटरफेस. ओके, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी अलोंग द इंटरफेस. नाउ यहां पे सॉलिड है और यहां पे एयर है. ये सॉलिड और एयर के मॉलिक्यूल भी लिक्विड को खींचेंगे और वहां भी सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा. किसके कारण आएगा? फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड एयर इंटरफेस. तो ये एक नया फोर्स है यहां पे, उसको हम लोग मेंशन करेंगे लेट्स से T2 से. सो T2 इज नथिंग बट force due to surface tension between air and solid interface. ओके, ऑल्सो आप देखेंगे कि अगर मैं यहां किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं यहां, तो इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में है और आधा एयर में है. ठीक है, तो यहां भी फोर्स आएगा. कौन सा फोर्स? सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और उसको हम लोग मेंशन करेंगे T3 से. तो हम लिखेंगे T3 इज नथिंग बट फोर्स
ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, अच्छा, अब T2 और T3 का डायरेक्शन क्या होगा? आप यहां देखिए, लेट्स से T2 का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस एंड T3 का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस ओवर हियर. यहां पे मैं एयर को लिख देता हूं. T1 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड एंड T3 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड. इतनी समझ में आ गई बात अच्छे से? ओके. अब यहां पे आप देखेंगे कि T1 उस तरफ है, T2 उस तरफ है, T3 इंक्लाइंड है. अच्छा, कौन से एंगल पे इंक्लाइंड है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस एंगल थीटा इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. क्यों? व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन? फोर्स बिटवीन टेंजेंट टू द फ्री सरफेस एंड सॉलिड. ये सॉलिड है और ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का टेंजेंट है, उसके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं हम? थीटा. अगर मैं इस T3 को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा? इट विल बिकम T3 cos थीटा एंड योर वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी T3 sin थीटा. अच्छा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको आप भूल जाओ. क्यों भूल जाओ? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को उसका वेट बैलेंस कर लेगा. हम बात करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की. ओके, क्योंकि ड्रॉप फॉर्मेशन में यही फोर्स इंपॉर्टेंट है. अब आप यहां पे देखिए, इस डायग्राम से आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है. दैट मींस दिस फोर्स T2 विल बी इक्वल टू दिस फोर्स T1 प्लस T3 cos थीटा. क्यों ऐसा? T2 इस तरफ है और T1 और T3 cos थीटा दोनों उस तरफ है, तो ये दोनों फोर्स जितने होंगे उसके बराबर यही फोर्स होगा, इसीलिए तो वो इक्विलिब्रियम में है. अगर यहां वाले फोर्स ज्यादा होते तो ड्रॉप उस तरफ मूव होता, अगर ये फोर्स ज्यादा होता तो ड्रॉप इस तरफ मूव होता, लेकिन ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, ना वो उस तरफ जा रहा है ना वो इस तरफ आ रहा है. दैट मींस दिस फोर्स T2 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू फोर्सेस. नाउ T2 माइनस T1 कैन बी रिटन एज T3 cos थीटा. करेक्ट? यहां से cos थीटा का वैल्यू फाइंड करो, आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T3. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इसी इक्वेशन के बेस पे एनालिसिस करेंगे. आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर लिया, cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T3. अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड एंड सॉलिड, T1 ज्यादा भी हो सकता है, T2 भी ज्यादा हो सकता है, T3 भी ज्यादा हो सकता है. बहुत सारे केसेस है. मैं यहां पे नंबर ऑफ केसेस लिख रहा हूं. कौन कौन से केसेस पॉसिबल है? सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं केस नंबर 1. लेट अस कंसिडर केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या है? सुनिए, T2 इज ग्रेटर देन T1. T2 इज ग्रेटर देन T1. ऑल्सो T2 माइनस T1, दिस T2 माइनस T1 इज लेस देन T3. मतलब आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा है. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है देन ऑब्वियसली योर cos थीटा विल बी पॉजिटिव. अरे cos थीटा पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? दिस रेशियो शुड बी लेस देन 1 एंड पॉजिटिव. अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए. अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो व्हाट विल बी थीटा? थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड 90. बिटवीन 0 एंड 90 का मतलब होता है योर थीटा इज एक्यूट. थीटा विल बी एक्यूट, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा लाइक दिस. अच्छा, ऑब्ट्यूज के लिए क्या केस है वो देख लेते हैं. केस नंबर 2 फॉर ऑब्ट्यूज एंगल. अगर T1 T2 से बड़ा हो जाए, इफ योर टेंशन T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, देन व्हाट विल हैपन? अगर T1 T2 से बड़ा हो जाए, ये T1 बड़ा T2 छोटा, देन ऑब्वियसली इनको आप माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा. अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है देन ऑब्वियसली cos थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका? नेगेटिव. अच्छा, अगर cos थीटा नेगेटिव हो और लेस देन 1 हो, रेशियो लेस देन 1 हो, cos थीटा नेगेटिव हो, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? वेरी गुड, योर थीटा इज ऑब्ट्यूज. थीटा इज ऑब्ट्यूज. अच्छा, ऑब्ट्यूज थीटा कैसे होगा? यहां तो एक्यूट थीटा मैंने बना लिया, ऑब्ट्यूज थीटा वाली कंडीशन कैसे बनेगी? देखो यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं.
Suppose this is a plane surface and here there is a drop. Now at this particular condition, your T3 is going to be like this. This will be your T3, this will be your T2, this will be your T1. अब आप देख सकते हो अगर ये कंडीशन है देन ऑब्वियसली दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. और ऐसा कब होता है? मर्क्यूरी के फॉर्म में. मर्क्यूरी इस तरह के ड्रॉप्स बनाता है, उसका थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा. ऑब्वियसली आप लास्ट लेक्चर में इसको समझ चुके हो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या पॉसिबल हो सकता है? सर ये भी तो पॉसिबल है कि T2 माइनस T1 का जो आंसर आएगा वो T3 के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स योर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर ये दोनों इक्वल है, देन cos थीटा का आंसर क्या आ जाएगा? cos थीटा विल बी इक्वल टू 1. दोनों इक्वल है तो कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 1. अच्छा, cos थीटा 1 कब होता है? ऑब्वियसली जब थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री. cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. अगर थीटा 0 है तो अब क्या होगा? ये किस केस में होता है? आपको याद है लास्ट लेक्चर में, व्हेन द प्योर लिक्विड इज मेड इन अ ग्लास ट्यूब. अगर प्योर वाटर को ग्लास ट्यूब में अगर आप रखोगे तो वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 बनता है एंड दैट लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड सरफेस. ओके. अच्छा, एक और केस पॉसिबल है, केस नंबर 4. क्या केस है वो? ये जो T2 माइनस T1 है ये T3 से बड़ा हो जाए कभी. फॉर एग्जाम्पल सुनो यहां पे, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3. अब क्या होगा? अगर ये बड़ा हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल. दिस इज इम्पॉसिबल केस. सर ये इम्पॉसिबल कैसे हो गया? अब बात को समझिएगा. आप अपना लॉग टेबल उठाइए, कॉस के टेबल में जाइए. cos थीटा की सारी वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगी. अरे cos 0 कितना? 1. cos 90 कितना? 0. cos 180 कितना? -1. cos 270 कितना? 0. cos 360 कितना? 1. तो cos की वैल्यू आप देख रहे हो 1 से 0 के बीच में लाई कर रही है. क्या 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती. अब यहां देखिए, अगर T2 माइनस T1 बड़ा है, न्यूमैरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब इसको कैंसिल करोगे तो आंसर तो ग्रेटर देन 1 आएगा. जब आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो cos थीटा का आंसर ग्रेटर देन 1 आना पॉसिबल है ही नहीं. मतलब ये इम्पॉसिबल केस हो गया. इम्पॉसिबल केस का मतलब क्या? सुनो यहां पे, इम्पॉसिबल केस का मतलब ये है कि द लिक्विड विल नॉट फॉर्म ड्रॉप and it spreads on solid surface. It spreads on solid surface. ड्रॉप फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा और वो लिक्विड सॉलिड के सरफेस पे फैल जाएगा. इट विल बी स्प्रेड आउट. सो डिड यू गेट दिस? ये हमारी कंडीशन थी ड्रॉप फॉर्मेशन की, कि हमारा जो ड्रॉप बनेगा वो कैसा? उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा या 0 होगा, या ये ड्रॉप बनेगा ही नहीं, लिक्विड को पूरा का पूरा वेट कर देगा. उसके चारों केसेस ये है. स्क्रीन को पॉज करो, इसको कॉपी करो फटाफट. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 2.4.3 का C, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो लिक्विड सॉलिड के साथ बनाता है, क्या वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम ज़्यादा हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कौन से फैक्टर्स है जो उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता है? वी हैव टू स्टडी दैट. सो नंबर 1 फैक्टर, द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट. कौन सा लिक्विड है और आपने उसको कौन से सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट में रखा है, इस पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिक्विड यानी वाटर को लिया, कोई वाटर को मैंने ग्लास ट्यूब में रख दिया और मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट x मिला. अब मैंने इस वाटर को ग्लास ट्यूब में रखने की बजाय प्लास्टिक ट्यूब में डाल दिया, तो अब प्लास्टिक ट्यूब मतलब सॉलिड बदल गया. सॉलिड के बदलने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा. उसी तरह अगर मैंने एक ग्लास ट्यूब लिया और उसमें पानी को रखा और मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट x मिला, अब उसी ग्लास ट्यूब में मैंने वाटर को निकालकर मर्क्यूरी डाल दिया, तो क्या अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि लिक्विड बदल गया इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बदल जाएगा. तो आपने देख लिया, अगर लिक्विड या सॉलिड बदल जाए तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट.
नंबर सेकेंड, इम्प्यूरिटीज एडेड इन द लिक्विड। अगर कोई लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्लास के साथ कितना होता है? हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में 0 होता है। लेकिन अगर उसी प्योर वाटर के अंदर हमने कुछ इंप्यूरिटीज डाल दिया, लाइक डिटर्जेंट डाल दिया, तो अब क्या उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 रहेगा? नहीं, अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज उस वाटर का सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। उसी तरह कोई भी लिक्विड, लाइक मर्क्यूरी ले लो, अगर मर्क्यूरी के अंदर आपने किसी इंप्यूरिटीज को ऐड कर दिया, देन एडिंग द इंप्यूरिटी इन द लिक्विड चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस वाज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। फॉर एग्जांपल वाटर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने उसको ग्लास ट्यूब में रखा और मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिला x। अगर उसी वाटर को हम किसी ग्लास ट्यूब में रखें, लेकिन उसी वाटर का टेम्परेचर अब हमने कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें प्रीवियसली x मिला था, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो x से कम मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिड्यूस। सो इससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर एक लिक्विड सॉलिड का कोई पैर हो, जैसे वाटर और ग्लास, तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब? जब आप टेम्परेचर से कोई छेड़छाड़ ना करो, जब आप उसके अंदर किसी इंप्यूरिटी को ऐड ना करो। ये इसी लास्ट लाइन का मतलब है। फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पैर, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी कांस्टेंट, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी कांस्टेंट व्हेन इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर को बदल दो, इंप्यूरिटीज को ऐड कर दो, या लिक्विड और सॉलिड की किसी और नेचर का सॉलिड ले आओ, तो अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा। तो समझ में आ गया? सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी करो। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। हमने सरफेस टेंशन को पढ़ा था, हमने 2-3 लेक्चर्स पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन से उसको समझा भी था कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब ये सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है, क्या ये इंक्रीज या रिड्यूस हो सकता है? क्या कोई फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं? यस, देयर आर 2 मेन फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंप्यूरिटीज। ये उसके सरफेस टेंशन को बढ़ाती भी है, कम भी करती है। हम बताएंगे कौन कौन सी इंप्यूरिटीज क्या करती है। और दूसरा टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट इंप्यूरिटीज। Now impurities are of 3 types. Impurity can be soluble, it can be partially soluble, it can be completely insoluble. 3 types of impurities are there. Now just listen carefully. If you are adding any soluble substance, any soluble impurity in the water, for example, then surface tension of the water will increase. For example, salt. अगर आपने सोडियम क्लोराइड या और कोई सॉल्ट अगर वाटर के अंदर डाल दिया, तो इस वाटर का सरफेस टेंशन जो नॉर्मली 0.070 न्यूटन पर मीटर होता है, अब वो उतना नहीं रहेगा बल्कि बढ़ जाएगा। सो इफ अ सॉल्युबल इंप्योरिटी इज एडेड टू द लिक्विड, इट इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ आई एम एडिंग पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल भी बोलते हैं उसको या पार्शियली सॉल्युबल भी कहते हैं। इफ यू आर एडिंग स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल detergent powder. So if you are adding detergent powder into the water, now the surface tension of the water will reduce. इसीलिए कपड़े को धोने के लिए for washing the clothes we are adding sparingly soluble. Detergent is sparingly soluble. It does not completely dissolves into the water. So when you are adding this into the water, what happens? It reduces surface tension. जब surface tension reduce हो गया, तो अब ये water completely cloth को wet कर सकता है और वो जो हार्ड स्टेन्स होते हैं उनको निकाल सकता है इजीली। इसीलिए हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं। थर्ड वन इज इनसॉल्युबल इंप्योरिटी। अगर कोई इंप्योरिटी जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट मर्क्यूरी के अंदर आ जाए, तो अगर वो इनसॉल्युबल, तो वो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा। सो डिड यू गॉट इट? सॉल्युबल रहेगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल रहेगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज नहीं बल्कि रिड्यूस हो जाएगा। दिस वाज ए इंप्योरिटीज। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन। अच्छा, कैसे अफेक्ट करता है? जनरली कोई भी लिक्विड उठाओ, जनरली ऐसा होता है, कोई भी लिक्विड उठाओ, अगर उस लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज,
increase, then surface tension is reduced. ये जनरली कोई भी लिक्विड आप ले लो, चाहे आप वाटर लो, केरोसिन लो, अल्कोहल लो, whatever the liquid you take, if you are increasing the temperature, then surface tension of that particular liquid reduces. But there is an exception. If you are taking a molten copper or molten cadmium, कॉपर का और कैडमियम का आप मोल्टन फॉर्म ले लोगे, दैट लिक्विड अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ साथ उसका सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा. गॉट इट? ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक्सेप्शन वाला पार्ट है, पूछ सकता है कि अगर आप मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम का टेम्परेचर बढ़ाओगे देन व्हाट विल बी सरफेस टेंशन? इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, सेम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा? ऑप्शन में दे सकता है आपको. सो प्लीज रिमेंबर, at that particular time the surface tension of that particular liquid molten copper or molten cadmium will increase. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, अगर लिक्विड को हम गर्म करें, इसको हीट दे और उसका टेम्परेचर उस लेवल तक ले जाए कि उस टेम्परेचर पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बने ही नहीं, सॉरी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन रहे ही नहीं, देन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर हमने किसको कहा? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स जीरो. याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछे या 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है. सो क्रिटिकल टेम्परेचर या एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स जीरो. सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन. पॉज योर स्क्रीन, कॉपी ऑल दिस. Okay, your next topic is excess pressure across free surface of the liquid. हमने देखा था कि एक लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी कॉनकेव अपवर्ड, इट कैन बी कॉन्वेक्स अपवर्ड. तो ये जो फ्री सरफेस है, इसके दोनों तरफ यानी फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे क्या कोई प्रेशर का डिफरेंस होता है? यस, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड. कहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, कहाँ प्रेशर कम होता है और क्यों होता है, उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो हम लोग ने लिक्विड की 3 सरफेस कंसीडर करी, प्लेन सरफेस, कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस. सबसे पहले आप लोग यहां ध्यान दीजिए प्लेन सरफेस पे. प्लेन सरफेस पे एनालिसिस करते हैं. मान लेते हैं ये प्लेन सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया और उस मॉलिक्यूल को ये ब्लू कलर से, दिस इज द मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू कंसीडर ऑन दिस सरफेस. ओके, नाउ दिस इज दिस सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. तो ये जो सरफेस है, इस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी ऑन बोथ साइड. अरे प्लेन सरफेस आप लिक्विड की ले लो, उस पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, तो उस मॉलिक्यूल पे क्या हर तरफ टेंजेंशियल फोर्स लगता है सरफेस टेंशन के कारण, तो इस पे भी हर तरफ फोर्स लगेगा. अब जब हर तरफ यहां पे इसके फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से यहां भी जो फोर्स लगा है, द सेम फोर्स इज गोइंग टू अप्लाइड ओवर हियर. अगर दोनों तरफ फोर्स सेम है मतलब ये लिक्विड की सरफेस कैसी रहेगी? प्लेन रहेगी. करेक्ट ना? इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो and there is no net downward or upward force, then this is a plane surface. If this surface is plane, then the pressure here at this point A and point B, point A is just outside the surface, point B is just below the surface. इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा. ये जो पॉइंट A है हमने कंसिडर किया है कि ये इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड है, और ये जो हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट बी इस सरफेस के जस्ट इनसाइड है. दैट मीन्स इट इज लाइंग इन द सरफेस फिल्म. सो इफ द लिक्विड सरफेस इज प्लेन, ऑलवेज रिमेंबर द प्रेशर हियर एट पॉइंट ए विल बी सेम एज प्रेशर हियर एट पॉइंट बी. नाउ कम टू द कॉनकेव सरफेस. सपोज देयर इज अ लिक्विड विच इज मेकिंग अ कॉनकेव मेनिस्कस. ओके, now you can see here the force due to surface tension is Ft upward. क्यों upward है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर Ft लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में Ft लग रहा है. अगर मैं सारे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट विल बी अपवर्ड लाइक दिस, एंड आई हैव डिनोटेड दिस एज बाय कैपिटल Ft. कैपिटल Ft मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन दिस मॉलिक्यूल. अब अगर मैं एक पॉइंट बी मैंने कंसिडर किया,
ये पॉइंट बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस जो है उसके जस्ट बिलो मीन्स इन द मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज आप जानते हो, सरफेस फिल्म के जस्ट बिलो लेकिन मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर है। तो यहां पर इस पॉइंट पर ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट देखो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अगर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तो एटमॉस्फेयर की तरफ से लगने वाला फोर्स Fa है उसको वो कम कर देगा क्या नहीं, करेक्ट ना। एक तो फोर्स लग रहा था ड्यू टू एटमॉस्फेयर और नीचे से एक फोर्स Ft ऊपर लग रहा है, तो एटमॉस्फेयर के कारण लगने वाले फोर्स को ये Ft थोड़ा सा कम कर देगा, करेक्ट ना। एंड दैट इज वाई इस पॉइंट बी पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा होगा। सो आई कैन राइट pressure at B is less than pressure at A, or you can directly write pressure at A is greater than pressure at B। ठीक है, so this is the excess pressure। इस केस में एक्सेस प्रेशर था कहीं भी नहीं, यहां पे एक्सेस प्रेशर है, कहां पे है, कॉनकेव साइड में है, कॉन्वेक्स साइड में नहीं है। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स सरफेस पे। कॉन्वेक्स सरफेस पे आप देखिए, ये कॉन्वेक्स सरफेस मैंने लिया एक, मान लेते हैं मर्क्यूरी इन ग्लास है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, इस मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स Ft इस तरफ है, Ft इस तरफ है, इस तरह हर तरफ यहाँ पे हर डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने इन सब का रिजल्टेंट Ft फाइंड किया और वो Ft हमारा ये है। इन सब का रिजल्टेंट व्हाट, Ft विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यू कैन से क्लियरली। नाउ सी हियर, इस पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी जो कि जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर Fa लग रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स Fa लग रहा था, करेक्ट ना, क्योंकि ये सरफेस के जस्ट बिलो है। और साथ ही साथ इन सरफेस टेंशन वाले फोर्स के कारण रिजल्टेंट Ft भी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एटमॉस्फेयर के कारण Fa लग रहा है और सरफेस टेंशन के कारण क्या लग रहा है, Ft, दोनों ही नीचे की डायरेक्शन में है। इससे एक बात आपको साफ समझ में आ गई कि ये जो पॉइंट B है इस पे प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू पॉइंट A। इसलिए हमने क्या लिखा, प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A। तो मतलब यहां भी क्या है आपका, एक्सेस प्रेशर। यहां पे एक्सेस प्रेशर है नहीं है, दोनों तरफ सेम है। यहां पे एक्सेस प्रेशर है, कहां पे है ज्यादा, A पे ज्यादा है। यहां पे भी एक्सेस प्रेशर है, ज्यादा कहां पे है, B के पास है। प्लीज इसको आप याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है। देखो एक बात याद रखना, जो कॉनकेव सरफेस होती है, कॉनकेव सरफेस के अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, शॉर्टकट बता रहा हूं, याद कर लो। फॉर एग्जांपल देखो एक ट्यूब है और यहां पर मान लो एक मिनिस्कस बन गया और यहां पे वाटर है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ये कॉनकेव सरफेस है यहां प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर कम होगा। मीन्स हियर द प्रेशर इज मोर, हियर द प्रेशर इज लेस। उसी तरह मान लेते हैं अगर कोई ग्लास ट्यूब है और वहां पे मिनिस्कस ऐसा बन रहा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, तो अगर मैं यहां एक पॉइंट लूं और यहां एक पॉइंट लूं, तो ये पॉइंट को नाम दो A और उसको नाम दे दो B। कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस साइड पे, ये कॉनकेव साइड के अंदर है ना पॉइंट है, तो यहां पे प्रेशर एट A प्रेशर एट B से बड़ा होगा। अगर उस तरह मैं यहां नाम दे दूं AB, तो यहां पे प्रेशर एट B प्रेशर एट A से बड़ा होगा। और अगर प्लेन सरफेस है ना, कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है, तो ये केस आ जाएगा, दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, यह आगे आएगा इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूं। उसी तरह मान लेते हैं एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप। आपको पूछा गया लिक्विड ड्रॉप के कहां प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर या अंदर, आप बताओ, दिमाग लगा के बताओ, लिक्विड ड्रॉप के कहां पे, किस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। बाहर मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO है और अंदर मान लेते हैं प्रेशर इनसाइड PI है, कहां प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर मैं इसको कॉनकेव मानूं, ये चीज, ये तो पूरा कर्व है ना, तो प्रेशर कहां ज्यादा होता है, कर्व सरफेस के अंदर। सो यू कैन से डायरेक्टली PI इज ग्रेटर देन PO, यानी ड्रॉप के अंदर हमेशा ज्यादा प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर विल बी देयर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल आपने देखा है, बचपन में आपने खेला होगा कि सोप की एक छोटी सी बोतल होती थी, उसमें आप एक लूप को डालते थे, लूप को बाहर निकालते थे, उस पर सरफेस फिल्म बनती थी, फिर उसको आप
ब्लो करते थे तो उसमें से सोप बबल निकलता है, ये सोप बबल स्फेरिकल शेप में होता है ना, उन सोप बबल के अंदर बाहर से प्रेशर ज्यादा होता है, यानी बाहर जितना प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अंदर होता है, उसी को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल और ड्रॉप, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी दिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है। अभी लास्ट टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने बताया कि कॉनकेव सरफेस के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ऑलवेज। मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ ड्रॉप्स एंड बबल्स की, लिक्विड जो ड्रॉप्स बनाते हैं उसकी, एंड सोप बबल्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लिक्विड ड्रॉप बनाता क्यों है। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। अब वो आपको स्फेरिकल दिखते नहीं है, वो आपको इस शेप में दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उनका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट व्हाट इज द एक्चुअल शेप? दे आर एक्चुअली spherical in shape. Now we have to understand clearly that why they are making drops. So in the very first lecture in which I have explained about surface tension with the experiment which we have done in I think third last lecture from today's lecture, we took a simple bangle like this, we dip this inside a soap solution and we form a film over here. Now on this particular film हमने क्या किया था, हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रेड को डाल दिया था, एक छोटा सा थ्रेड। देन हमने इसके अंदर जो फिल्म बनी थी उसको हमने ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग दिस आपने देखा कि ये फिल्म पूरी सर्कुलर बन गई। क्यों? बिकॉज यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स, यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स, सारे फोर्सेस इक्वल थे और उसने इसको सर्कुलर बना लिया। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं एक लिक्विड का ड्रॉप लूं, अच्छा ये हर तरफ से फोर्स क्यों लग रहा था इस पे? बिकॉज लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। प्लीज अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो लेक्चर जाके देखिए। तो लिक्विड हमेशा अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह ड्रॉप्स एंड सोप बबल्स में भी यही होता है कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या चाहता है? कम करना। अब वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाह रहा है, ठीक है, और बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, करेक्ट। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है कि एक सर्कुलर बबल है, स्फेरिकल बबल है, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और ये लिक्विड भी अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहता है, फिर भी ये बबल फॉर्म हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि अंदर से जो प्रेशर है, द प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो ये ब्लास्ट हो जाता, कोलैप्स हो जाता, बबल नहीं बना सकता था। लेकिन ये बबल बना रहा है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट प्रेशर इनसाइड इज मोर। आर यू गेटिंग मी? तो चाहे आप लिक्विड का ड्रॉप लो, चाहे आप सोप बबल लो, देयर इज ऑलवेज प्रेशर इनसाइड इज मोर एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज एक्सेस प्रेशर इनसाइड। अब हमें यह फाइंड करना है कि इस लिक्विड के ड्रॉप के अंदर या फिर सोप बबल के अंदर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। यानी बाहर प्रेशर मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो अंदर कितना प्रेशर होता है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एक लिक्विड का एक ड्रॉप मान लेते हैं इस तरह से, हम लोग इसको स्फेरिकल इन शेप मानेंगे। हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर का जो प्रेशर है दैट इज PI। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो अंदर वाला प्रेशर चाहेगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करे। तो मान लेते हैं इसने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बड़ा हो जाने के बाद इसका प्रीवियसली मान लेते रेडियस R था, इसका रेडियस क्या था? स्मॉल r। Let us consider that the surface area is increased and the radius was increased by delta r increment। ठीक है, मतलब जो स्मॉल r है ये इसका ओरिजिनल रेडियस है और जो डेल्टा r है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड। और बाहर जो प्रेशर है उसको हम नाम दे देते P0। P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, याद रहेगा। P0 is what? Atmospheric pressure. PI is what?
pressure inside the liquid drop. Okay, r is what? Radius of the spherical drop. Delta r is what? Increase in the radius due to this pressure. इतना क्लियर है? अच्छा, इस प्रेशर ने जब इस ड्रॉप के रेडियस को थोड़ा सा बड़ा किया तो क्या ना इसने थोड़ा सा वर्क डन किया, करेक्ट ना? इसने थोड़ा सा वर्क डन किया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? द वर्क डन in increasing the area which is denoted by let's say dw, क्योंकि उसने रेडियस को कितना बढ़ाया? डेल्टा आर से, तो हम मानेंगे वर्क डन, छोटा वर्क डन dw. वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यू नो ऑलरेडी ये वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मान लेते हैं हमारा फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा आर. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डेल्टा आर. ओके, नाउ फोर्स का एक फॉर्मूला है क्या? प्रेशर इनटू एरिया. याद रखना, फोर्स इज गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, और ये डेल्टा आर एज इट इज कॉपी. अच्छा, प्रेशर कितना होगा? कितना प्रेशर था? देखो, बाहर प्रेशर PO है, अंदर प्रेशर PI है, तो टोटल प्रेशर कितना लगा? PI माइनस P0. अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, दैट वाज टोटल प्रेशर अप्लाइड हियर एंड वी विल बी राइटिंग PI माइनस P0. दिस इज द प्रेशर. अच्छा, एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया. डू यू नो द सरफेस एरिया का फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज 4 pi r स्क्वायर. अगर फॉर्मूला नहीं याद है, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज 4 pi r स्क्वायर एंड डेल्टा आर एज इट इज कॉपी. ठीक है, और यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास? dw, दैट इज योर वर्क डन. ओके, नाउ सी हियर, सरफेस टेंशन के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. क्या रिलेशन था? हमने पढ़ा था कि द सरफेस टेंशन T is also equal to work done in increasing the surface area divided by surface area. Surface tension is equal to work done per unit area. Correct na? So according to this formula, what will be your dW? You can say dW is equal to T into dA. dW is equal to T into dA. You can write like this ना. तो हम लोग यहाँ पे जो dW है इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे T इंटू dA. मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको आप साइड पे लिख लीजिए. आई एम गोइंग टू पुट इन प्लेस ऑफ dW एज T इंटू dA. सो TdA इज इक्वल टू PI माइनस P0 इंटू 4 pi r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर. नाउ हियर द वर्क स्टार्ट्स. व्हाट? ये जो dA है, dA इज व्हाट? dA इज व्हाट? चेंज इन एरिया. देखो, पुराना सरफेस एरिया ये था, नया सरफेस एरिया ये है, मतलब एरिया चेंज हुआ. सो लेट्स फाइंड dA. क्या फाइंड करेंगे हम लोग? dA. तो मैं यहां पे लिख देता हूं अलग कलर की पेन से, टू फाइंड dA. हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं? dA. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के आप छोड़ दो, अभी हम लोग पहले dA फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, व्हाट इज dA? dA इज नथिंग बट A2 माइनस A1. व्हाट इज एरिया 2? एरिया 2 इज 4 pi r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर. याद रखिए, जो हमारा नया जो ड्रॉप है उसका रेडियस r प्लस डेल्टा आर है, ये बाहर वाला सरफेस एरिया. तो 4 pi r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, r प्लस डेल्टा आर स्क्वायर लिखेंगे. अच्छा, हमारा A1 पुराना एरिया है, पुराना एरिया क्या हो जाएगा? 4 pi r स्क्वायर ओनली, क्योंकि ये तो 4 pi r स्क्वायर ही होगा ना, इसका रेडियस r है. ओके, नाउ लेट अस एक्सपांड 4 pi r एज इट इज. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 4 pi r स्क्वायर एज इट इज कॉपी. यहां पे ब्रैकेट आ जाएगी. समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज डेल्टा आर? कैन यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर इज नथिंग बट स्मॉल इंक्रीमेंट इन द रेडियस. स्मॉल इंक्रीमेंट. और आपको पता है, अगर कोई वैल्यू छोटी हो, बहुत छोटी, फॉर एग्जांपल 0.2,
तो जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू और छोटी हो जाती है। आप एक काम करो, 0.2 का स्क्वायर फाइंड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.04। 0.1 का स्क्वायर फाइंड करो, यू विल गेट द आंसर इज 0.01। तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने से वो और छोटी हो जाती है। सो सिंस डेल्टा आर इज स्मॉल क्वांटिटी, इट्स स्क्वायर विल बी अगेन स्मॉल, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस। हम लोग इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? आर स्क्वायर बचा और 2r डेल्टा आर बचा, बाहर 4 पाई बचा, मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के साथ, यू विल बी गेटिंग 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई आर डेल्टा आर, और यहाँ पे बचा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचा हमारे पास? 8 पाई आर डेल्टा आर। दैट मीन्स योर DA is nothing but 8 pi r delta r. Correct? Now put this DA in equation number 1. Put DA in equation number 1. इक्वेशन 1 में DA की वैल्यू डालिए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है T, उसके बाद क्या है? DA की जगह मैं लिख रहा हूं 8 पाई r डेल्टा r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास? PI माइनस P0, और क्या है मेरे पास? 4 पाई आर स्क्वायर, और क्या है मेरे पास? डेल्टा आर। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो दोनों तरफ, आप देख सकते हो इजीली। डेल्टा आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 1 जा एंड 4 2 जा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2। तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2, क्या बचा? 2, और राइट हैंड साइड में क्या बचा? PI माइनस P0। तो एक काम करता है, ऐसा लिख सकते हैं, PI माइनस P0 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? 2 और T, 2T। यहां पे क्या बचा हुआ है? स्मॉल r, ये डिवाइड में चले जाएगा स्मॉल r। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। अरे यही तो एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा कितना है? अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, दैट इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2T बाय R। दुनिया के जितने ड्रॉप है, जितने सोप बबल्स है, उनके अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। कितना ज्यादा होता है? इक्वल टू 2T बाय R, where T is surface tension of the liquid and small r is radius of the drop. Are you getting me? पक्का? This is called as, ये जो हमने डिराइव करके लाए, दिस इज कॉल्ड एज Laplace's law of spherical membrane। याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज Laplace's law of spherical membrane। Guys, please remember this formula is valid for liquid drop। क्या? लिक्विड ड्रॉप। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? मान लो फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग दिस फॉर अ सोप बबल। फॉर अ सोप बबल, एक सोप बबल आपने देखा होगा, सोप बबल के अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर होती है। फॉर अ सोप बबल द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड as well as outside the bubble। since air is present inside and outside the bubble, अगर एयर दोनों तरफ है तो can I say the force due to surface tension will be there on outside as well as inside। भाई लिक्विड ड्रॉप में ऐसा नहीं था, लिक्विड ड्रॉप में बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, तो एयर एक ही तरफ है, therefore force due to surface tension will be T। but for a soap bubble द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बेटर रहेगा डायग्राम बना लेंगे आप इस तरह से सोप बबल का, और यहां पे लिख देंगे अंदर क्या है हमारे पास? अंदर एयर, बाहर भी क्या है हमारे पास? एयर। देयरफॉर सरफेस टेंशन जो आप लेंगे, सरफेस टेंशन दैट यू विल टेक एज 2T। तो हम क्या करेंगे? दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड that PI minus P0 will be equal to twice of, ये जो T है हमारा, T को हम लिखेंगे 2T। ये 2T कहां से आया बच्चों? यहां से। 2T क्यों लिख रहे हैं हम?
बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 और t एज इट इज और डिवाइड बाय r एज इट इज, देयरफॉर pi माइनस p0 इज इक्वल टू 4t बाय r। और यहां पे हम लिख देंगे फॉर अ सोप बबल, फॉर अ सोप बबल। आपको याद होगा हमने जब लास्ट टाइम जब सरफेस फिल्म वाला डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, जहां हमने एक फ्रेम को लिया था, उसमें सोल्यूशन को डिप किया था, बाहर निकाला था, हमने वहां भी सरफेस टेंशन T को ट्वाइस लिया था बिकॉज एयर वॉज प्रेजेंट एट बोथ साइड। तो याद रखना जब भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में आपको एयर प्रेजेंट बोथ साइड मिले, फौरन वहां पे T की जगह 2T लगा देना है और वो आपका मल्टीप्लाई होकर 4T बन जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? तो हमने इस डेरिवेशन में क्या समझा? सबसे पहले तो ये समझा कि एक्सेस प्रेशर ड्रॉप में अंदर होता है, कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 2T बाय R। कैसे पता चला? दिस इज ऑल द डेरिवेशन। यहां पे गाइस याद रखना, यू हैव टू स्टार्ट विद वर्क डन इंक्रीजिंग द एरिया दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं मार्क कर देता हूं आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन दिस फोर्स F इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया। याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। देन प्रेशर आपके पास है, एरिया भी आपके पास है, डेल्टा आर एज इट इज है, और फिर आपने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। ये 4πr² क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, याद रहेगा 4πr²। फॉर्मूला याद रखना प्लीज, मैं यहां पे लिख देता हूं सरफेस एरिया, लेट मी राइट कंप्लीट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फिर हमने उसी फॉर्मूले से डीए चेंज इन एरिया फाइंड किया, चेंज इन एरिया को यहां पुट किया, जो टर्म कैंसिल होते थे कैंसिल किया और हमको फाइनली आंसर मिला एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। फिर हमने सोप बबल के लिए फाइंड किया, सोप बबल के लिए यही चीज डबल हो जाएगी बिकॉज एयर इज प्रेजेंट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड एंड दैट इज व्हाई फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी देयर आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, इसीलिए ये डबल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा Pi माइनस P0, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल विल बी इक्वल टू 4T बाय R। सो आई होप यू गेट दिस। पॉज करो, स्क्रीन को कॉपी करो। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरी एक्शन एंड कैपिलैरिटी। ये हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और जो नए टर्म्स आएंगे उसको बताता जाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। सुनिए, कैपिलैरिटी इज व्हाट? राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड। अब इसमें आपके पास कुछ नए टर्म्स होंगे। नया टर्म क्या होगा? राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड। ये तो आप जानते हैं कि लिक्विड या तो राइज होगा, बढ़ेगा, या उसका लेवल घटेगा। कहां घटेगा? इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। सर ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ये आपके लिए नई बात है। व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। सुनिए, सबसे पहले ये बता दूं कैपिलरी ट्यूब क्या है। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत छोटे सी, एक बहुत पतली सी, जिसका डायमीटर, उस ट्यूब का डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 1 mm। 1 mm से भी कम हो सकता है। तो एक ये छोटी सी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी, ग्लास ट्यूब होती है बेसिकली, और हाईली क्लीन होती है। ग्लास ट्यूब छोटी सी होती है, उसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 millimeter, 1 millimeter इन डायमीटर। व्हेन दिस ट्यूब इज डिप्ड इन द लिक्विड, तो जब आप इस ट्यूब को लिक्विड में डालोगे, तो लिक्विड में डालने के बाद आप देखोगे कि लिक्विड जो है वो इस ट्यूब के अंदर ऑटोमेटिक बिना कुछ किए या तो उसका लेवल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जादू। मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, मैंने एक कैपिलरी ट्यूब को लिया पतली सी और मैंने इसके अंदर डिप कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो आप देखेंगे जो लिक्विड का लेवल है ये इसके अंदर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, दैट इज राइस। अच्छा, अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर आई एम टेकिंग मर्क्यूरी Hg, देन यू कैन सी दैट दिस लेवल विल बी गेटिंग फॉल। ये लेवल अभी यहां है ना, वो यहां आ जाएगा। दिस एक्शन इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। इस चीज का क्या नाम है? कैपिलैरिटी। और इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब हमें यह समझना है कि सर ये राइज एंड फॉल हो क्यों रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप लोग यहां पे टॉपिक डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं, कैपिलैरिटी फॉल। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? कैपिलैरिटी फॉल।
capillarity fall. So first of all, let us take a beaker, a glass tumbler, और हमने इस ग्लास टम्बलर के अंदर क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी ऐसा बनाएगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस. ठीक है. देन हमने क्या किया, इस मर्क्यूरी के अंदर हम लोगों ने डिप किया ग्लास ट्यूब को. आई हैव डिप अ ग्लास ट्यूब इनसाइड दिस मर्क्यूरी. करेक्ट. वैसे ये इतनी मोटी नहीं होती, इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 1 mm होता है, बट आपको समझ में आया, दिखे, इसके लिए मैंने बड़ा बनाया है. ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर 4 पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 पॉइंट्स. एक पॉइंट है यहां पे पॉइंट ए, एक पॉइंट यहां पे पॉइंट बी, एक पॉइंट यहां पे पॉइंट सी, एक पॉइंट यहां पे पॉइंट डी. सर ये चारों पॉइंट आपने क्यों लिए, इन पॉइंट्स को क्या नाम दिया जाएगा, सी. अगर एग्जाम में आया तो ऐसा लिखेंगे, पॉइंट ए जस्ट बिलो द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, पॉइंट बी just outside the surface film of mercury inside the capillary tube, point C just outside the surface of the mercury outside the capillary tube, and point D just below the surface film of the mercury inside the outside the capillary tube. समझ आया. ये A B C D ये लोग सरफेस लेयर के बिल्कुल पास पास में है. पक्का. अच्छा, अगर ये मर्क्यूरी है गाइस, तो ये यहाँ पे क्या इस तरह प्लेन रहेगा, नहीं. आप अच्छी तरह जानते हो ये यहां पे अपना मिनिस्कस बनाएगा. कैसा मिनिस्कस बनाएगा, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, लाइक दिस. इट विल बी मेकिंग अ कॉन्वेक्स मिनिस्कस. विजिबल है ना ये. ओके, सो इट इज गोइंग टू मेक अ कॉन्वेक्स मिनिस्कस लाइक दिस. अब हमें यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है. क्या, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग. आप ऑलरेडी जानते हो. सुनो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंपेयर करो. प्रेशर ज्यादा कहां होगा, हमने अब भी पढ़ा एक्सेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट. प्रेशर ज्यादा कहां होगा, obviously pressure at A is greater than pressure at B. Why? Because this is the convex side, concave side. So I can write pressure at A is greater than pressure at B. ठीक है. रीजन क्या लिखोगे यहां पे, एक्सेस प्रेशर. क्या बोल सकते हो आप इसको, एक्सेस प्रेशर. नाउ प्रेशर एट, अगर प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी से बड़ा है, व्हाट अबाउट प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी. आप देख सकते हो पीबी एंड पीसी आर सेम. प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. वाई, दे आर एट द सेम लेवल. अरे अगर 2 पॉइंट सेम लेवल में लिक्विड के अंदर है तो प्रेशर सेम रहेगा. लिक्विड के अंदर अगर कोई 2 पॉइंट सेम लेवल पे है तो प्रेशर सेम रहेगा, HROG. उसी तरह प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी की बात करेंगे, प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी. क्यों, अरे ये सरफेस लेवल देखो कैसी है. क्या ये जो सरफेस फिल्म है, क्या ये जो मर्क्यूरी की सरफेस है, क्या ये प्लेन है यहाँ पे. अगर ये सरफेस प्लेन है मतलब प्रेशर ऊपर और नीचे सेम रहेगा. हमने अभी उस टॉपिक के अंदर पढ़ा एक्सेस प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हमने पढ़ा ना अभी. सेम थिंग इज हियर. सो प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी आर इक्वल. व्हाई, बिकॉज द सरफेस इज प्लेन सरफेस के आउटसाइड, प्लेन सरफेस के बोथ साइड ये दोनों पॉइंट है. करेक्ट. अब देखो ये जो पीबी है ये पीसी के इक्वल है और ये पीसी पीडी के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये पीडी पीबी के इक्वल हुआ कि नहीं. ये पीडी क्या हुआ, पीबी के इक्वल हुआ. अगर ये पीडी पीबी के इक्वल है देन यू कैन एनालाइज दैट योर पीए विल बी ग्रेटर देन पीबी. Your PA is greater than, sorry, PD. PA is greater than PD. ठीक है. देखो PA PB से बड़ा है, PA PB से बड़ा है, B और C सेम है मतलब PA PC से भी बड़ा है, C और D सेम है मतलब PA PD से भी बड़ा है. करेक्ट ना, सिंपल लॉजिक. अब सुनो बात, यहां पे बात शुरू होती है. अगर पॉइंट A और पॉइंट D सेम लेवल पे है और अगर दोनों में प्रेशर डिफरेंस है तो वो दोनों सेम लेवल पे नहीं रह सकते. अगर एक लिक्विड है, लिक्विड के आप एक दो पॉइंट कंसीडर करो. अगर दोनों पॉइंट लेवल में है, सेम जगह पे है, तो दोनों पे प्रेशर सेम रहेगा. लेकिन अगर प्रेशर कम ज्यादा है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा कहीं पे प्रेशर कम है, तो अब वो सेम लेवल पे नहीं रह सकते. उसका मतलब ये है कि जब प्रेशर ए पे डी से ज्यादा है तो दोनों सेम लेवल पे नहीं रह सकते. तो क्या होगा,
अपने प्रेशर को, चूंकि प्रेशर ए पे बड़ा है तो वो बड़े प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो लिक्विड है मर्क्यूरी वो थोड़ा सा नीचे चले जाएगा. इट विल रश आउट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड दिस मेनिस्कस इज गोइंग टू शिफ्ट समवेयर हियर. ये यहाँ पे आ जाएगा. रिमेंबर यहाँ पे भी इस तरह का मेनिस्कस बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी फॉल. क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैपिलरिटी फॉल. समझ में आया? प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी. क्यों? क्योंकि बी सी डी सब पे प्रेशर सेम है. अगर यहाँ प्रेशर ए पे ज़्यादा है तो ए और डी सेम लेवल पे नहीं रह सकते. अपने प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ए क्या करेगा? थोड़ा सा नीचे चले जाएगा ताकि उस पर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाए, डी के बराबर आ जाए और यहाँ दोनों जगह पॉइंट्स पे प्रेशर सेम हो जाए एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी फॉल. अच्छा, उसी तरह जिस तरह कैपिलरिटी फॉल हुआ है इसी तरह होता है कैपिलरिटी राइज. क्या? कैपिलरिटी राइज. चलिए इसको भी समझते हैं, राइज कैसे होगा. ये एग्जाम्पल था मर्क्यूरी का. यहाँ पे मर्क्यूरी ही, यहाँ पे एयर है. हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं. यहाँ पे लेट्स से वी आर हैविंग अ वाटर. यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और इस वाटर के अंदर हमने डाला एक कैपिलरी ट्यूब को. किसको डाला हमने? कैपिलरी ट्यूब को. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. वाटर ये कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है. आप जानते हैं वाटर कैसा मेनिस्कस बनाता है? कॉनकेव मेनिस्कस. तो यहाँ पे इस तरह से मेनिस्कस बनेंगे. अगेन वी आर कंसिडरिंग दिस सेम. हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 4 पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं लाइक से ए, ये बी, ये सी, ये डी. प्लीज रिमेंबर आपके टेक्स्ट बुक में नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. टेक्स्ट बुक में कुछ भी हो, डरने की बात नहीं है. ठीक है, हम लोग सेम नाम को मेंटेन करते हैं. यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी. अब देखो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे. अगर ये सरफेस कॉनकेव है गाइस, प्लीज कीप इन माइंड, अगर ये सरफेस कॉनकेव है तो क्या होगा? क्या बी और ए को कंपेयर करूंगा तो प्रेशर दोनों जगह सेम होगा? नहीं. वाई? ये कॉनकेव साइड है तो बी पे प्रेशर ए से ज्यादा होगा. द प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए. जैसे यहां पे हमने किया था प्रेशर एट ए को हमने क्या किया था? प्रेशर एट ए को हमने ज्यादा लिया था एज कंपेयर टू बी. उसी तरह यहां भी होगा. प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए. तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिखने जा रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी पड़े इसके लिए. क्या? PB इज ग्रेटर देन PA. ये तो ठीक है ना. लेट मी राइट लाइक दिस. कैसे? PA इज लेस देन PB. PA इज लेस देन PB. क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? PA इज लेस देन PB. वही मतलब हुआ PB इज ग्रेटर देन PA या PA लेस देन PB. सही है. अच्छा, अब PB और PC की बात करो. PB और PC क्या सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा बिकॉज बोथ आर एट द सेम लेवल. देयरफॉर PB is equal to PC. What about PC and PD? They are on opposite side of the plane surface. Same reason. The surface is plane and that is why PC is equal to PD. मैं यहां पे reasons नहीं लिख रहा, यहां पे same reasons आएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैपिलरिटी फॉल के लिए लिखे हैं. That is why I am not writing. You just copy it. Same reasons are there. अब यहां ध्यान दो. PA इज लेस देन PB बट PB PC के इक्वल है और PC PD के इक्वल है. दैट गिव्स मी माई प्रेशर एट A इज लेस देन प्रेशर एट D. अब A पे प्रेशर D से कम है गाइस. प्रेशर एट A इज लेस देन प्रेशर एट D. उसका मतलब क्या है? क्या ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे रह पाएंगे? नहीं रह सकते. दोनों में प्रेशर डिफरेंस है. तो कौन सा पॉइंट नीचे जाएगा, कौन सा पॉइंट ऊपर जाएगा? जहां प्रेशर ज्यादा है वो पॉइंट नीचे जाता है, जहां प्रेशर कम है वो पॉइंट ऊपर आता है. तो यहां दोनों में प्रेशर कहां ज्यादा है? डी पे प्रेशर ज्यादा है. दैट मीन्स डी विल बी गोइंग डाउन एंड ए इज गोइंग अप.
अब ये डी नीचे नहीं जा सकता, तो ए अपने प्रेशर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है ये थोड़ा सा फॉल हो जाएगा लाइक दिस, सॉरी इट विल बी राइजिंग लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी राइज। समझ में आ गया अच्छे से? फिर से एक बार देखो, यहाँ पे देखो, PA इज ग्रेटर देन PB, therefore PA is greater than PC, therefore PA is greater than PD। यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ लिक्विड थोड़ा सा नीचे दबेगा एज कम्पेयर टू आउटर, बिकॉज उसको प्रेशर सेम मेंटेन करना है। इसको कहते हैं कैपिलरिटी फॉल। और यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे PA लेस देन PB है, therefore PA लेस देन PC है, therefore PA लेस देन PD है। जब PA PD से कम है यानी PD PA से ज़्यादा है तो ये D क्या होगा, नीचे दबाएगा, और ये A क्या होगा, अपने प्रेशर को इससे इक्वल करने के लिए ऊपर चले जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी राइज। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर फिर से एक बार इसको पढ़ लेना ताकि आपको ये मेथड पता चले कि एग्जाम में इसको लिखना कैसा है। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसी तरह लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट कॉपी करो। नाउ लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल। हमने ये तो पढ़ लिया कैपिलरी राइज होता है, फॉल होता है, बट कितना होता है, हाउ मच इट विल राइज, हाउ मच इट विल फॉल, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ वेसल, अ ग्लास टम्बलर, ओके, एंड हियर वी आर हैविंग अ लिक्विड। गाइस, आई हैव रिटन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, मतलब दोनों के एक्सप्रेशन है, मैं राइज के लिए भी यही है, फॉल के लिए भी यही है, ठीक है। कैपिलरी कितना डाउन होता है या कितना अप जाता है, दोनों के लिए हमारे पास सेम एक्सप्रेशन है, ओके। इसलिए मैंने राइज और फॉल दोनों एक साथ लिख दिया। मान लेते हैं हमने इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया। ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पे इसका जो लेवल था वो इसके अंदर बढ़ गया, एंड दिस इज कैपिलरी राइज का एग्जांपल। मान लेते हैं कि ये कितना बड़ा, h हाइट से ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है A मान लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है B मान लेते हैं। गाइस, PA माइनस PB एक्सेस प्रेशर कितना होगा, हमने अब भी देखा फॉर्मूला, इट इज 2T/R, करेक्ट ना। सो योर एक्सेस प्रेशर आई कैन राइट PA माइनस PB विल बी इक्वल टू 2T/R, ओके, वेर R is nothing but radius of the meniscus. I can write capital R. R is nothing but radius of the meniscus. ये जो meniscus है उसका रेडियस R है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इस कैपिलरी राइज और फॉल फाइंड करने के दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2 आप देख सकते हो। मेथड 1 इज यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, हम लोग अभी प्रेशर डिफरेंस का यूज करके फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास एक मेथड 2 भी है यूजिंग फोर्सेस, जो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो वी आर एट मेथड A, दैट इज मेथड 1, एक्सेस प्रेशर। हमने अब भी देखा एक्सेस प्रेशर PA माइनस PB विल बी इक्वल टू 2T/R। हमने अभी सोप बबल वाले फॉर्म में देखा ना कि एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, इक्वल टू 2T/R। व्हाट इज R? R इज रेडियस ऑफ, R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, ओके। अगर आपको प्रेशर का, जब मैं प्रेशर पढ़ा रहा था आपको इसी चैप्टर में, तो आपको याद होगा वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था, प्रेशर बिलो द लिक्विड कॉलम इज H rho G। What is the formula for gauge pressure? Atmospheric pressure minus pressure at some point is nothing but what? या pressure at some point minus atmospheric pressure is what? Gauge pressure। तो gauge pressure का क्या फॉर्मूला हमारे पास है? It is equal to H rho G। So in place of PA minus PB, ये PA minus PB, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे, H rho G, that is equal to 2T/R। What is H from here? You can find easily H is equal to 2T/R rho G। But students, there is one problem here। क्या? आपको टेंशन, सरफेस टेंशन मिल जाएगा लिक्विड का, आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल जाएगी, G का वैल्यू कॉन्स्टेंट 9.81। R कैसे फाइंड करोगे? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब जो ट्यूब होती है उसमें जो पानी भरा होता है, उस मेनिस्कस का रेडियस कैसे फाइंड करोगे? Therefore it is necessary to find दी फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब, क्योंकि ट्यूब का रेडियस तो आप निकाल सकते हो। अरे ट्यूब रेडियस कैन बी फाउंड, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, फाइंडिंग रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एक दिमाग लगाएंगे छोटा सा। क्या? यहाँ पे देखें आप, मान लेते हैं ये आपका कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पे इधर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो मान लेते हैं ये जो मिनिस्कस बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर समवेयर यहाँ है, करेक्ट। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज योर कैपिटल आर, करेक्ट। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी कितना होगा, कैपिटल आर। अच्छा, इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, दिस इज रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, दिस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, करेक्ट ना। ओके, नाउ सी हियर, यू कैन सी दिस इज टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। अगर ये टेंजेंट टू द फ्री सरफेस है, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट टू फ्री सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इज थीटा, विच इज नथिंग बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मेरा टी है, टेंजेंट, मैंने इसको टी से डिनोट किया है, टी डैश इज टेंजेंट, दिस इज थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलेंगे सर हमें तो नहीं आता, कैसे फाइंड करें। अपनी नोटबुक लीजिए, रफ बुक, उसके अंदर जरा थोड़ा सा ज्योमेट्री का अपना 9th और 10th का जो ज्योमेट्री पढ़े हो वो थोड़ा अप्लाई करके देखना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी आपको थीटा मिलेगा। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल सॉल्व एंड सेंड टू यू, ओके, डोंट वरी। ये थीटा है तो ये आपको थीटा ही मिलेगा। अब हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं कॉस थीटा। गाइस ध्यान से देखिए, मैं यहां पे कॉस थीटा अप्लाई करूंगा। योर कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट आ रहा है, हाइपोटेनियस कैपिटल आ रहा है, आर यू लुकिंग? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल आर। फ्रॉम हियर आई कैन गेट कैपिटल आर इज नथिंग बट आर बाय कॉस थीटा। मैंने क्या किया, मैंने इस कैपिटल आर को फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब, क्योंकि रेडियस ऑफ द ट्यूब मैं फाइंड कर सकता हूं, रेडियस ऑफ द मिनिस्कस फाइंड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे जो आर की वैल्यू मिली है मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं एंड आई विल फाइंड h इज इक्वल टू 2t एज इट इज। r की जगह क्या रखूं, स्मॉल r बाय कॉस थीटा, और ये रो एज इट इज, ये g एज इट इज। आप देख सकते हो h विल बी इक्वल टू 2t, ये जो डिनोमिनेटर का कॉस थीटा है ऊपर चले जाएगा, 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय r इंटू रो इंटू g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द कैपिलरिटी राइज और फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ध्यान रखना है, यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया r बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने यहां से इस एक्सप्रेशन से फाइंड किया है। दिस वॉज वन मेथड टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। एक और मेथड है यूजिंग फोर्सेस। कौन सा मेथड है जरा देखिए। यहां पे मान लेते हैं हमारे पास ये टम्बलर है ग्लास का और यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर यहां तक हमने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया और इसके अंदर वाटर लेवल यहां से लेके यहां तक का राइज हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहां पे आप मिनिस्कस बनाएंगे इस तरह से, कंफ्यूज मत होना। अब यहां हमारे पास क्या है देखिए, सुनिए, यहां पे ये जो ट्यूब है यहां पे इस तरफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T लगेगा, यहां पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T लगेगा। इस तरह ट्यूब के हर पेरिफेरी पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T लगने वाला है, करेक्ट ना। मैं इस T को दो पार्ट में रिजोल्व कर सकता हूं या नहीं, कैसे देखो यहाँ पे पहले एंगल फाइंड करते हैं। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट ये भी थीटा रहेगा, अगर ये थीटा तो इसके अपोजिट ये भी क्या रहेगा, थीटा। अगर मैं इस T को रिजोल्व करना चाहूं तो मुझे अपर कंपोनेंट मिलेगा T cos थीटा और यहां भी अपर कंपोनेंट मिलेगा T cos थीटा और यहां ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा T sin थीटा और यहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। इसको लिख लीजिए आप यूजिंग फोर्सेस, या मैं यहां मेंशन कर देता हूं मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस। क्या मिलेगा यहां पे आपको T sin थीटा। देखो जितने हॉरिजॉन्टल T sin थीटा है वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बचा कौन, T cos थीटा। इस लिक्विड कॉलम, ये जो लिक्विड यहां से लेके यहां तक ऊपर चढ़ चुका है, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है फोर्स T cos थीटा, करेक्ट ना। ये T cos थीटा दो नहीं है बल्कि पूरी पेरिफेरी पे है। ये गोल ट्यूब है ना, द ट्यूब इज लाइक दिस सर्कुलर, तो यहां भी T cos थीटा, 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 पूरी पेरिफेरी पे T cos थीटा लग रहा है। अगर पूरी पेरिफेरी पे T cos थीटा लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज T cos थीटा इंटू 2 पाई r, बिकॉज 2 पाई r इज द
पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आर यू गेटिंग मी? तो पहले हम यहां पे लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे कि ये जो लिक्विड यहां पे है ये इक्विलिब्रियम में है। सिंस लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी is in equilibrium, therefore net upward force, total upward force will be equal to net downward force, net downward force। total upward force कितना लग रहा है? you can write t cos theta into 2 pi r, periphery of the circle। अच्छा, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? जितना पानी का वेट होगा, और वेट कितना होगा इसका? मास इनटू ग्रेविटी, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा, आपको एक और फॉर्मूला पता है, मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। दिस मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फॉर्मूला याद कर लो, और यहां पे जी एज इट इज। ठीक है, अगेन दिस टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर एज इट इज, कॉपी डेंसिटी एज इट इज। बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों? ये जो पानी ऊपर चढ़ा है ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। मैंने यहां पे वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज किया, पाई आर स्क्वायर एच, और जी एज इट इज कॉपी। समझ में आ रही है बात? देखो आज के लेक्चर में सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और हमें पीछे भी देखा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। न्यूमेरिकल में आएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आपने बचपन में जो मेंसुरेशन पढ़ा है वो फालतू में नहीं बच्चों, उसका कुछ काम था, इसके लिए आपने पढ़ा है। ओके, यू कैन रियलाइज नाउ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कैंसल आउट द टर्म्स विच आर देयर कॉमन ऑन बोथ साइड। सो दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल, दिस आर एंड आर का स्क्वायर गेट्स कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे h, उसको वही रहने देते हैं। यहां पे 2t cos थीटा बचा हुआ, उसको लिख दो 2t cos थीटा। और यहां पे हमारे पास है रो h और g, रो h और g। यहां पे हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं रो r और g, r रो और g। सो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। यहां देखिए h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। दोनों मेथड से हमें मिला सेम फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द कैपिलरी इनसाइड, या फिर फॉल ऑफ द कैपिलरी, फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। समझ में आ गया अच्छे से? ये था प्रेशर डिफरेंस वाला मेथड, और ये था यूजिंग फोर्सेस। इस फॉर्मूले में आपको क्या नया लग सकता है? ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। ये फॉर्मूला है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का। ठीक है, आपको ये नया लग सकता है वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, एंड दिस m मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, प्लीज रिमेंबर। ओके, और बाकी सब तो कॉमन फॉर्मूला है, आपको पता होंगे। तो डेरिवेशन भी इसको कंप्लीट करना, ये वाला डेरिवेशन ये और ये दोनों स्क्रीन को पॉज करके कंप्लीट करो। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो 2 पार्ट में डिवाइड था, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ पे आपका फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीन पॉज करो और इसको कॉपी करो।